वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि यहां पर इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी बुक की मदद से कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। यानी कि पूरा चैप्टर इस वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक तरीके से समझना है कि यहां पर हमारा ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 1000 सालों के दौरान होने वाले चेंजेस को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। अब कौन से 1000 साल और किस प्रकार के चेंजेस? तो यहां पर आपने क्लास 6 अभी तक पढ़ा था, क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ा। वहां पर आपने क्या पढ़ा? वहां पर आपने एंशिएंट चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे कि आपने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जाना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना, इस प्रकार के जो बहुत पुरानी चीजें थी उनको जाना। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 7 में। तो क्लास 7 का जो पूरा हिस्ट्री होने वाला है, इस पूरे हिस्ट्री में हम लोग फोकस करने वाले हैं 750 एडी से लेकर के 1750 एडी तक। मतलब कि इस पीरियड के दौरान जो चेंजेस हुए हैं, जो हिस्ट्री है, उसको यहां पर क्लास 7 में आप लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है क्लास 7 का, इसमें हम लोग यहां पर इस पीरियड के दौरान हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, इस पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए, मतलब एक प्रकार का ओवरव्यू लेने वाले हैं। ऊपर ऊपर से पूरे पीरियड को हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार के चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए। जब इस पीरियड के हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं, कहां से इंफॉर्मेशन मिलता है, हिस्टोरियंस को क्या ध्यान रखना होता है, ये सब चीजें हम यहां पर समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते ही आपको यहां पर एक नक्शा दिया गया है। यह क्या है? एक नक्शा है, मैप है, जो कि बनाया गया था किसके द्वारा? अल इदरसी के द्वारा। ठीक है, और यह कब बनाया गया था? 12वीं सेंचुरी के दौरान बनाया गया था, जो कि इंडिया को दिखा रहा है। अब आपको देख करके अजीब लग रहा होगा कि सर ये मैप इंडिया का मैप कैसे है? तो भाई ये रियलिटी में 12वीं सेंचुरी में बनाया गया मैप है इंडिया का। अब ये 12वीं सेंचुरी में जो मैप बना इंडिया का, ये बनाया गया था उस समय की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। मतलब कि उस समय में लोगों को जितनी जानकारी थी, जितना इंफॉर्मेशन था, जितना समझ में आता था, उस हिसाब से इस मैप को बनाया गया था। इसमें बहुत सारे जगहों के नाम लिखे गए हैं। ये नाम आपको दूसरे लैंग्वेज में है, जैसे कि अरेबिक में लिखा गया है या फारसी है, ठीक है, उसमें लिखा गया है। यहां पर ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, ये कौन सा आइलैंड है? ये है श्रीलंका, इतना बड़ा है और ऊपर दिखाया गया है। तो उस समय की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस मैप को बनाया गया है। ठीक है, अब इसी के उलट एक और मैप को यहां पर जब आप देखेंगे तो यह मैप बनाया गया था कब? यह बनाया गया था अर्ली 19th सेंचुरी में। यह किसके द्वारा बनाया गया था? यहां पर एटलस का नाम दिया गया, नोवे ऑफ गुले कुछ नाम है, ठीक है, छोड़ते हैं उसको। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यहां पर यह है कि ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में आपको जैसा इंडिया का मैप आज आप देखते हैं, वैसा ही इंडिया का मैप आपको नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है ऐसा? इसमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों है? तो ये मैप सही है, एक्यूरेट है, और साथ में इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है। उसका कारण यह है कि 12वीं सेंचुरी में जो लोगों को जानकारी थी, इंफॉर्मेशन था, और 19th सेंचुरी में जो लोगों को जानकारी थी, इंफॉर्मेशन था, उसमें बहुत ही डिफरेंस है। मतलब कि जैसे जैसे ये 1000 साल बीते, 750 के बाद जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे लोगों की जानकारियों में चेंज आया, वैसे वैसे लोगों को नॉलेज ज्यादा बढ़ा, वैसे वैसे हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज भी चेंज होते गए, बढ़ते गए। यही चीज मेनली, ये चीज यहां पर समझाना चाहता है। अब यहां पर देखिए, इस टेक्स्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, लाइन बाय लाइन भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। मैप 1 was made in 1154 CE by the अरब जोग्राफर अल इदरसी। अल इदरसी के द्वारा 1154 में यह मैप बनाया गया था, जो ये मैप आप यहां पर आप देख रहे हैं। कहता है कि द सेक्शन
Reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world. अब देखिए, जो अल इदरसी था उसने मैप इंडिया का सिर्फ नहीं बनाया था, इंडिया के अलावा और भी इलाकों का बनाया था। एक तरीके से उसने अपने समय के जो नॉलेज था उसके हिसाब से वर्ल्ड का मैप बनाने की कोशिश की थी। और साथ में यहां पर जो दूसरा मैप आप देख रहे हैं इंडिया का, ये वाला मैप देख रहे हैं, ये मैप बना था 1720s में, मतलब 1720 से 1730 के बीच में यह मैप बना था। और यह एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैप बनाने का काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। अब दोनों मैप को देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि दोनों मैप जो हैं वो सेम एरिया के हैं, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि दोनों मैप बनाने वाले लोगों का जो इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, वो बहुत ही डिफरेंट है। 12th सेंचुरी में मैप बनाने का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक्यूरेट मैप कैसे बनाया जाए, तो उसका मैप अलग हमें दिखता है। लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत सारी नई चीजें आ चुकी थी, नया टेक्नोलॉजी तरीका आ चुका था मैप बनाने का, तो वो हमें बहुत ही डिफरेंट मिलता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यही सारी बातें कही गई हैं। यहां पर यही चीज कि भाई देखो, अलग अलग इलाकों के नाम लिखा गया है। यहां पर मेन मुद्दा पॉइंट जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो लिखा गया। क्या कहता कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सम कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह हुआ कि इस पीरियड के दौरान जो ये 600 साल बीते, पहला मैप और दूसरा मैप के बीच में जो 600 साल बीता, उस दौरान में जो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या? इंडिया और इंडिया के आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इस पूरे इलाके के बारे में लोगों को जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत सारा नॉलेज हो चुका था, इसलिए मैप में इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब कहता है कि दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज। मतलब यहां पर क्या है कि यह मैप इतना एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा है, मतलब जो लोग मैप बना रहे थे उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा था। इस वजह से ये जो सेकंड मैप है ये हमें एक्यूरेट दिखता है, सही दिखता है, इसमें बहुत ही डिटेल्स हमें मिलते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा इंफॉर्मेशन था, जानकारी थी, टेक्नोलॉजी थी, इसलिए ये इंफॉर्मेशन ऐसा हमें दिखता है। अब यहां पर एक तरीके से आपको टास्क देता है। इस टास्क में कहता है कि जरा ये जो मैप है, सेकंड मैप, फ्रेंच मैप है, इसको देखिए। इसमें आप इंटीरियर एरियाज को देखिए, सम कॉन्टिनेंट के इंटीरियर एरियाज को देखिए। क्या वो कोस्ट के जैसे डिटेल्ड हैं? क्या वो एक तरीके से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं? तो जब ये मैप आप देखिएगा तो मैप में जितने भी आपको कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन का इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में दिया गया है। इस इलाके में बहुत ही डिटेल्ड में आपको नाम मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन जब आप अंदर के इलाके में आते हैं, दिल्ली के आसपास के इलाके में आते हैं, या फिर एक तरीके से जो नदियों का नक्शा और भी नक्शे देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इधर का इंफॉर्मेशन उतना एक्यूरेट नहीं है, उतना डिटेल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? जरा सोचिए। रीजन यहां पर यह है कि जो यूरोपियन मर्चेंट्स आते थे, यूरोपियन व्यापारी आते थे, वो आते थे शिप के जरिए। शिप के जरिए कहां आते थे? कोस्टल रीजन में आते थे। और कोस्टल रीजन में आते थे तो उनको इस इलाके के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया था कई सालों तक आने के बाद। लेकिन ये जो अंदर का रीजन है, यानी कि जो यूपी, बिहार, पंजाब, इस तरीके से जो इलाकों का रीजन है, यहां का उनको उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए यहां पर उतना डिटेल इंफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आता है? आगे यहां पर यही चीज कहता है, वही बात जो मैं कह रहा हूं वो, कि भाई एक और चीज इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन के अलावा, वो है कि भाई साइंस ऑफ कार्टोग्राफी काफी चेंज हो चुका था। मतलब जो टेक्निक था, टेक्नोलॉजी था मैप बनाने का, वो बहुत ही चेंज हो चुका था इन 600 सालों में। अब आगे कहता है कि वेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरियल बैकग्राउंड्स, द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। यहां पर मेन मुद्दा, एक चीज जो पॉइंट निकल करके आता है, वो ये है कि देखो भाई,
इन दोनों मैप को देख करके आपको क्या पता चला कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इंफॉर्मेशन चेंज हुआ। ठीक है, इंफॉर्मेशन चेंज हुआ तो जब हिस्टोरियंस, आप भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो लोग हिस्ट्री पढ़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, उनको हम लोग हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो जब हिस्टोरियंस जो हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री को समझने के लिए किसी सोर्स को देखते हैं, जैसे कोई मैप देखते हैं या फिर कोई जानकारी उन्हें कहीं लिखी हुई मिलती है, तो उनको हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि यह इंफॉर्मेशन कहां से आया है, जब आया है, जिस पीरियड से आया है, उस पीरियड का कंटेक्स्ट क्या है, लोग उस समय क्या जानते थे, क्या इंफॉर्मेशन था, क्या सोचते थे, वो क्या चाहते थे, ये सब सोच के, ये सब ध्यान में रख करके हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहीं से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। जैसे कि ऊपर जो पहला मैप है वो एक तरीके से हमारे आज का जो मैप है उससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन उसको भी हम लोग लेते हैं, उसको भी एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय के हिसाब से वो मैप एक्यूरेट था, क्योंकि उस समय लोगों को उतनी ही इंफॉर्मेशन थी। समझ गए? इस वजह से अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। यहां पर भी फिर से वही चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर किस चीज के बारे में बात करता है? टर्मिनोलॉजीज के बारे में, यानी जो शब्द टर्म हम लोग यूज करते हैं उसकी बात यहां पर हम लोग करने वाले हैं। कहता है कि इफ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड चेंजेस विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। यानी यहां पर कहता है कि देखो, इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है उसका कंटेक्स्ट हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं कि भाई देखो, जो मैप बना आज के 1000 साल पहले वो अलग होगा, वो हम ध्यान में रखते हैं क्योंकि उस समय लोगों को इंफॉर्मेशन अलग थी। आज के समय में जो मैप बन रहा है वो अलग है, क्यों? क्योंकि वो लोगों को इंफॉर्मेशन अलग है, इसलिए उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। दोनों को हम लोग हिस्ट्री में एक्सेप्ट करते हैं। मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि यहां पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका हम लोगों का चेंज हो रहा है, कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं और शब्दों के मीनिंग्स की बात करते हैं, वो भी हिस्ट्री में लगातार चेंज होते रहते हैं। जैसे कहता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मतलब यहां पर जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, आज के 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे, जो कि हमें मिलते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, और साथ में यहां पर उनमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन शब्दों का मतलब भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। आज के 1000 साल पहले जिस शब्द का मतलब दूसरा होता था, 500 साल पहले उसका मतलब दूसरा हो गया, और आज के समय में उसका मतलब दूसरा हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कहता है कि जो मेडिवल पीरियड में पर्शियन लिखा जाता था, फारसी भाषा लिखी जाती थी, वो बिल्कुल एक अलग भाषा थी, उसमें शब्द के मतलब अलग होते थे, लिखने का स्टाइल अलग होता था। लेकिन आज के समय में जो पर्शियन भाषा लिखी जाती है, फारसी भाषा लिखी जाती है, उसका मतलब अलग होता है। इसके साथ ही उसका एक तरीके से जो यूज है, जो तरीका है लिखने का, वो सब डिफरेंट है। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। सिर्फ यहां पर जो लैंग्वेज है उसके ग्रामर की बात नहीं हो रही है, या फिर वोकेबुलरी की बात नहीं हो रही है, शब्द की बात नहीं हो रही है। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि जो पूरा का पूरा पर्शियन है, जिसमें कि लैंग्वेज भी आ गया, ग्रामर भी आ गया, वोकेबुलरी भी आ गया, और शब्दों का और सेंटेंस का जो मतलब होता है वो भी चेंज हो जाता है। सिर्फ ये पर्शियन की बात नहीं कर रहा है, पर्शियन का एग्जाम्पल देता है। उसी प्रकार से जितने लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आप इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, भोजपुरी की बात करें, राजस्थानी की बात करें, किसी भी भाषा की आप बात करते हैं, हर भाषा में समय के साथ चेंज आते रहते हैं। चेंज किस प्रकार से आते रहते हैं? शब्दों के मतलब बदलते रहते हैं, कोई सेंटेंस है उसका मतलब बदलते रहता है। 1000 साल पहले मतलब दूसरा होता था, आज दूसरा मतलब होता है। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो आपको नाम यूज किया गया है हिंदुस्तान। आप हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं? जो आज हमारा देश इंडिया है, इसको हम लोग समझते हैं, इसके बारे में हम लोग हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग देखें, आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले हिंदुस्तान शब्द का मतलब बहुत ही दूसरा होता था। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए 13वीं सेंचुरी में एक टर्म यूज किया गया था, यह हिंदुस्तान टर्म मिन्हाज सिराज द्वारा, जिन्होंने क्रॉनिकल वगैरह लिखे थे, इनके द्वारा यह शब्द इस्तेमाल किया गया था।
तो यहां पर जब इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था तो उनके द्वारा हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या था? मतलब कि आज के समय का जो पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका और साथ में गंगा यमुना के बीच का इलाका जो है, वो उनका द्वारा डिनोट किया जा रहा था हिंदुस्तान शब्द से। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान शब्द को उन्होंने यूज किया था पॉलिटिकल सेंस में। एक तरीके से दिल्ली सल्तनत जिन इलाकों पर राज करता था, शासन करता था, उस इलाके को यहां पर हिंदुस्तान शब्द से डिनोट किया जा रहा था। तो यह उस समय का शब्द का मतलब होता था, हिंदुस्तान शब्द का मतलब। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आगे 16th सेंचुरी में बाबर जब आता है तो बाबर भी हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल करता है। बाबर इस इलाके की ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है और साथ में इस इलाके के फौना और साथ में कल्चर को डिफाइन करने के लिए कि यहां जो लोग रहते हैं उनके कल्चर को डिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो आगे यहां पर आज के समय में हिंदुस्तान का तो मतलब आपको पता है, हिंदुस्तान मतलब जो इंडिया कंट्री है, देश है, वो हो चुका है। तो समय के साथ शब्दों का मतलब बदलते जाता है और समय के साथ उनका यूज केस भी बदलते जाता है। जैसे यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि लेटर इन दिस चैप्टर देयर वाज समवॉट सिमिलर टू द वे 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। अब आगे कहता है कि while the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. देखिए, ऐसा नहीं था कि उस समय इंडिया जो देश हम लोग देखते हैं उसकी कोई बात नहीं थी या फिर उसके लिए कोई शब्द यूज नहीं होता था या फिर उसका कोई मतलब नहीं था मतलब उस पूरे इलाके को डिनोट किया जाता था किसी तरीके से। लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है ना, उसको यूज नहीं किया जाता था जी उस प्रकार से कि भाई हिंदुस्तान मतलब पूरा इंडिया, उस तरीके से डिनोट नहीं किया जाता था। वहां पर साउथ इंडिया की बात नहीं की जाती थी जब हम लोग हिंदुस्तान शब्द का यूज करते थे। ठीक है। अब आगे कहता है कि historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. historians जो हैं, जो इतिहासकार हैं, हिस्ट्री को जो समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो जब यहां पर किसी भी हिस्ट्री के टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा उनको केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई कोई शब्द है, उसका मतलब आज जो हम सोचते हैं वो आज के 500 साल पहले नहीं था, वो आज के 1000 साल पहले वो मतलब नहीं था। उस समय उस शब्द के लिए दूसरा मतलब हुआ करता था। जैसे उदाहरण के लिए आप फॉरेनर, फॉरेनर शब्द का मतलब आज आज क्या है? आज अगर कहीं भी फॉरेनर शब्द यूज हो रहा है तो हम सिंपली मानते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि इंडियन नहीं है, किसी दूसरे देश से आया है, जैसे कि अमेरिका, जापान या फिर किसी भी देश से, इंडिया के अलावा किसी देश से जो व्यक्ति आएगा वो हमारे लिए क्या है? फॉरेनर है। फॉरेनर शब्द का यह मतलब आज होता है। लेकिन पहले के जमाने में यहां पर फॉरेनर शब्द का मतलब दूसरा होता था। फॉरेनर शब्द का मतलब क्या होता था? कोई भी स्ट्रेंजर आदमी जो कि किसी खास इलाके का नहीं है। जैसे मैं यहां पर हूं, मेरा गांव है, मेरे गांव में सभी लोगों को मैं जानता हूं। अगर कोई दूसरे गांव का आ जाए जिस व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता हूं, अनजान व्यक्ति है, वो उस समय में क्या होता था? फॉरेनर होता था। सिंपली उसके लिए हम लोग परदेसी शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं या फिर पर्शियन भाषा में अजनबी शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए सेम शब्द है फॉरेनर, आज उसका मतलब बहुत दूसरा है, पहले बहुत दूसरा मतलब होता था। इंडिया के बाहर की बात नहीं होती थी, एक अनजान आदमी जो कि हमारे इलाके का नहीं है, बाहर का है, वो क्या है? फॉरेनर है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर यही चीज समझाया जा रहा है कि एक सिटी शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर वो फॉरेस्ट ड्वेलर से मिलेगा तो उसके लिए वो फॉरेनर है। और एक ही गांव में रहने वाले लोग हैं, दो लोग हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, धर्म के हैं, किसी चीज से हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो सिंपली बात यहां पर यही है कि जो शब्द है उसका मतलब समय के साथ, कंटेक्स्ट के साथ हमेशा बदलते रहता है और यह चीज यहां पर पॉइंट आउट किया जा रहा है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने है टॉपिक हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज।
यानी जो हिस्टोरियंस हैं, जो कि इस पीरियड के बारे में पढ़ाई करते हैं, 750 एडी से लेकर के 1750 एडी तक का बीच का जब भी इंफॉर्मेशन निकालने की बात होती है, पढ़ने की बात होती है, तो वहां पर कौन कौन से सोर्सेस का यूज किया जाता है, कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि इस पीरियड में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, कैसे लोग जी रहे थे, ये कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। कहता है कि देखो, जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की, जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग पीरियड में जो अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से उनको इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे 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 उदाहरण के लिए आपने पिछले साल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है? तो वहां पर हमें क्या मिले हैं? बिल्डिंग्स मिले हैं जिनको कि एक्सकेवेट करके निकाला गया है, टॉयज मिले हैं, कॉइन्स भी मिले हैं। तो इस प्रकार की चीजों से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। लेकिन अब जब यहां पर हम लोग आ जाते हैं, हम लोग मेडिवल पीरियड में, यानी कि 750 एडी से 1750 एडी के बीच में आ जाते हैं, इस समय में हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेस चेंज हो जाते हैं। इस समय में इंफॉर्मेशन हमें दूसरे तरीकों से मिलते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो हर्षवर्धन का पीरियड पिछले साल आपने पढ़ा था, उससे पहले गुप्ता पीरियड पढ़ा, और भी चीजें पढ़ी जैसे वैदिक सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ा, तो वहां पर हमें अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मिलते थे, जैसे कि कॉइन्स के जरिए, इंस्क्रिप्शन के जरिए, आर्किटेक्चर के जरिए, टेक्सचुअल रिकॉर्ड के जरिए। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो आज के समय में, मतलब जो ये पीरियड है, आज के समय में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है इस पीरियड का, इसमें बहुत सारे नए तरीकों से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे बहुत बड़े स्तर पर हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। यही चीज कहता है कि द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल रिकॉर्ड वगैरह से मिलता है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब यहां पर सिंपली कह रहा है कि पहले हम लोग कॉइन्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शन के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग बहुत फोकस करते थे कि भाई अशोका ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लगाया, अशोका ने कौन सा बिल्डिंग बनाया, जो गुप्ता डायनेस्टी थी उस दौरान क्या हुआ था, हर्षवर्धन ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लगाया था, इन चीजों पर हम बहुत फोकस करते थे। लेकिन जब यह पीरियड आया, 750 एडी के बाद का जब समय आया, हर्षवर्धन के रूल के बाद का जब समय आया, उस समय हमारे पास टेक्सचुअल रिकॉर्ड इतने ज्यादा मिलने लगे, हमको इतना इंफॉर्मेशन मिलने लगा कि अब हम उन चीजों पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा, बहुत सारा जानकारी अवेलेबल है। कहता है कि थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर अवेलेबल। इस पीरियड के दौरान, मेडिवल पीरियड के दौरान, यानी 1750 के बाद धीरे धीरे जाकर के क्या हुआ कि पेपर धीरे धीरे बहुत ज्यादा अवेलेबल होने लगा, बहुत ज्यादा लोगों को सस्ता आसानी से मिलने लगा। तो लोग पेपर्स का यूज करने लगे होली टेक्स्ट लिखने के लिए, रूलर की क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए, सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए, पिटिशन के लिए, जुडिशियल रिकॉर्ड के लिए। हर जगहों पर पेपर का यूज धीरे 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 बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पेपर अब आसानी से अवेलेबल था, पेपर को यूज करना आसान था, इस वजह से। अब यहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स का भी चलन था, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी एक प्रकार से लोग यूज करते थे, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट जो था उसको मेंटेन रखना, उसको लिखना, उसको एक तरीके से संभालना थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो ज्यादातर आपको अमीर लोगों के पास होते थे, रूलर्स के पास होते थे, जो मोनास्ट्रीज होती थी उनके पास पुराने पुराने रिकॉर्ड रखे हुए होते थे, और मंदिरों में पुराने रिकॉर्ड, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट रखे हुए होते थे, मिलते थे हमें। ठीक है? तो ये जो चीजें होती थी, ये जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह होते थे, इनको जनरली लाइब्रेरीज में रखा जाता था या फिर आर्काइव में रखा जाता था। लाइब्रेरी आप जानते हैं क्या होता है? लाइब्रेरी, ठीक है। आर्काइव क्या होता है? एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्टोरेज होता है जहां पर डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता है। आज के समय में अगर आप जाएंगे तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट बिल्डिंग है, या फिर कोई हमारा प्रधानमंत्री का ऑफिस है, मुख्यमंत्री का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, सभी के जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं ना, उसमें एक रिकॉर्ड रूम होता है, आर्काइव रूम होता है।
जितने भी आज के 100 साल पहले ऑफिसर हुए, उन्होंने जो लेटर लिखा है, जो ऑर्डर दिया है, सबको आज तक रिकॉर्ड करके रखा गया है। समझ गए? उसी प्रकार से पहले के जमाने में जो मोनास्ट्रीज होती थी, जो टेम्पल्स होते थे, अमीर लोग होते थे, रूलर्स होते थे, वो भी एक प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट्स को आर्काइव में स्टोर करके रखते थे, संभाल करके रखते थे। कहता कि दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। इन मैन्युस्क्रिप्ट से भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन इनको यूज करना, संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहां पर एक और चीज है जो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि देखो भाई, हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मिल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन पर भी 100% हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका कारण है कि उस समय में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था। इंडिया में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। तो भाई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो जो कुछ राइटर्स होते थे, जिनको स्क्राइब बोला जाता था, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखने का काम करते थे, उनको स्क्राइब बोला जाता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट, एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट जब तैयार किया जाता था, तो उसको हाथों से लिख करके तैयार किया जाता था, कॉपी किया जाता था। ठीक है? तो उससे यह होता था कि जैसे आप भी कभी ऐसा होता होगा कि आप अपने दोस्त के कॉपी से कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, होमवर्क वगैरह, कि भाई तूने बनाया है, मुझे दे दे, मैं भी बना दूंगा होमवर्क। तो उसमें क्या होता है, आपकी दोस्त की राइटिंग आपको समझ में नहीं आई, क्या लिखा है उसने समझ में नहीं आया, आपने कॉपी किया, आपने कुछ दूसरा वर्ड लिख दिया क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, तो आपका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक तरीके से गलत शब्द लिख दिया है। उसी प्रकार की चीजें होती थी जब यहां पर स्क्राइब्स मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने का काम करते थे। तो कॉपी करने के दौरान जो पिछला मैन्युस्क्रिप्ट है, पुराना वाला, उसमें से कुछ शब्द उनको समझ में नहीं आते थे, या कोई सेंटेंस उनको समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है। तो जब वो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, तो उसमें एक शब्द, दो शब्द, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस जो था, वो चेंज हो जाता था। अब ऐसा चेंज हर साल सैकड़ों सालों तक हुआ। मतलब 100 बार, 200 बार जब उस मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया गया, एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट को जब बार बार कॉपी किया गया, तो हर बार एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस चेंज होते होते मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत बड़ा चेंज आ गया, बहुत सारे चेंजेस आ गए। समझ गए? तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि आज के समय में जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, फोकस लगाना पड़ता है कि इसमें जो बात लिखी गई है उसका मतलब क्या है। जिस राइटर ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को पहली बार लिखा था, वो क्या कहना चाहता था, उसके क्या विचार थे, वो क्या चाहता था। इसलिए यहां पर जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं, वो हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि उन्हें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए, जिससे कि उन्हें सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इसी प्रकार से जो हिस्टोरियंस है, वो ये कोशिश करते हैं कि एक ही मैन्युस्क्रिप्ट का अगर हमें कॉपी मिल रहा है, तो 2-3 कॉपी मिले, जिससे कि हम लोग टैली करके चेक कर सके कि यहां पर हिस्टोरियन जो व्यक्ति था, वो क्या कहना चाहता था। ठीक है? जैसे मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें, तो मैन्युस्क्रिप्ट के तस्वीर वगैरह भी आपको मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर आगे क्या है? वही बात है जो मैंने कहा कि दिस इज सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। वी आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब। एज अ रिजल्ट, हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटेन। ठीक है? वही बात है भाई कि देखो भाई, यहां पर कई अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट को देखना पड़ता है, एक ही का कॉपी किया हुआ। कि जैसे कोई किताब थी, उसका 2 आदमी ने कॉपी किया, और 2 आदमी को 2 आदमी ने कॉपी किया। अब उन दोनों को मिला करके देखेंगे कि भाई दोनों में सेम लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है। अलग अलग लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा लाइन इसमें लिखा हुआ है, कौन सा लाइन इसमें लिखा हुआ है, टैली करेंगे, कौन सा बात सही लग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे इंफॉर्मेशन कि क्या यहां पर लिखा गया है। ठीक है? अब यहां पर आगे बढ़ें। आगे यहां पर उदाहरण एक आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति थे, जियाउद्दीन बरूनी। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रॉनिकल लिखा, जिसका 1356 में लिखा। अब उसी क्रॉनिकल को इन्होंने ही 2 साल बाद फिर से लिखा। तो यहां पर क्या हुआ कि 2 साल बाद जब इन्होंने अपने ही क्रॉनिकल को लिखा, तो वो पहले वाले से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि दूसरा क्रॉनिकल के बारे में लोगों को पता ही नहीं था।
लोगों को 1960s में जाकर के पता चला कि एक और क्रॉनिकल है, वही चीज लिखा गया है, लेकिन वो दूसरा है, डिफरेंट है, थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो अब यहां पर देखिए कि जब एक ही राइटर अपना ही किताब लिख रहा है और वो दो अलग अलग वर्जन बना देता है, तो उसी प्रकार से जब उसके चेले लोग या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट अगर कॉपी करेगा, कोई स्क्राइब उसको कॉपी करके लिखेगा, तो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर हिस्टोरियंस को इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यह है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। यानी कि ये जो पीरियड, जिस पीरियड के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, इस पीरियड में कौन कौन से नए सोशल ग्रुप बने, पॉलिटिकल ग्रुप बने, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। क्योंकि आगे चैप्टर में आपको अलग अलग जो ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उनके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन जानना है, पढ़ना है। कहता कि द स्टडी ऑफ 1000 years बिटवीन 700 एंड 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड। कहता कि देखो, जो ये 1000 साल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 700 से 1750 पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना, इसको स्टडी करना बहुत हेवी टास्क है, बहुत चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के दौरान बहुत सारे चेंजेस आए थे और बहुत तरीके के चेंजेस आए थे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस पीरियड के दौरान बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज यूज होने लगे थे इंडिया में, जैसे कि पर्शियन व्हील यूज होने लगा था, या फिर और तरीके से स्पिनिंग व्हील यूज होने लगा था। पर्शियन व्हील, ये वाला व्हील, इस तरीके का व्हील आपने देखा होगा, जिसके जरिए खेती में सिंचाई वगैरह का काम होता है, पानी निकालने, कुएं से पानी निकालने का काम किया जाता है। तो ये आ गया था, स्पिनिंग व्हील आ गया था। इसके साथ ही कॉम्बैट में जो युद्ध होते थे उसमें तोपें वगैरह आ गई थी। तो बहुत तरीके के चेंजेस हुए थे टेक्नोलॉजी के मामले में भी। इसी प्रकार से लोगों के जो खान पान थे उसमें बहुत चेंजेस आए, लोगों के ड्रिंकिंग बिहेवियर में चेंजेस आया, बहुत सारे नए फूड यहां पर इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि पोटैटो, यहां पर कॉर्न, चिली, टी और कॉफी, इस प्रकार की चीजें यहां पर आ गई। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि आज के 500 साल पहले इंडिया में कोई भी व्यक्ति पोटैटो नहीं खाता था, आलू नहीं खाता था। इसी प्रकार से कॉर्न इंडिया में नहीं मिलता था। इंडिया क्या, यूरोप में भी नहीं मिलता था, अफ्रीका में भी नहीं मिलता था, अमेरिका में मिलता था। इसी प्रकार से जो चिलीज होते थे वो भी नहीं मिलता था, वो भी यहां पर नया चीज है। समझ रहे हैं? तो यहां पर यह बात है कि यह सब चीजें नई नई आ चुकी थी। इसके साथ ही यहां पर बहुत सारी चीजें और भी चेंजेस हुई, सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। और इसके साथ ही ये चेंजेस कैसे हुए? ये चेंजेस हुए कि जब यहां पर लोग आए। कहां से लोग आए? जैसे कोई यूरोप से व्यापारी आया, अफ्रीका से कोई व्यक्ति घूमते हुए आ गया, अरब देश से कोई व्यक्ति आ गया, तो वो अपने साथ नई चीजों को लेकर आ गया और उससे नए चेंजेस हुए। तो इस प्रकार से यहां पर बहुत सारे चेंजेस हुए। यही चीज कहता है कि एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ये एक ऐसा समय था जब पूरे इंडिया में हर प्रकार के चेंजेस हुए थे। इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सभी प्रकार के चेंजेस हुए थे। इनके बारे में चैप्टर 5 में और भी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि ये जो पीरियड था ये ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। मतलब कि इस समय के दौरान जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़े स्तर पर जा रहे थे। मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रुप में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। यही चीज कहता है कि ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के लिए कि भाई हमें कुछ अच्छा काम मिल जाए, या फिर कहीं ऐसा इलाका, खेती वाला इलाका मिल जाए जहां पर अपना घर बना करके हम लोग खेती कर सकें, या किसी इलाके में हम लोग राज कर सकें, राजा बन सके, इस प्रकार की चीजें। अब ऐसा इंडिया में इतना ज्यादा हो क्यों रहा था? क्योंकि ये जो इलाका था ये बहुत ही वेल्थ वाला इलाका था और यहां पर बहुत प्रकार के पॉसिबिलिटीज थी कि लोग यहां पर अमीर हो सकते थे, पावरफुल हो सकते थे, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकते थे। इसलिए यहां पर बहुत बड़े स्तर पर लोग आ रहे थे, यहां पर आते थे। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं, और यह ग्रुप कौन है? राजपूत। राजपूत एक ऐसा ग्रुप था जो कि इस समय में बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ, बहुत ज्यादा उसको एक तरीके से वेल्थ मिला और उन्होंने अपना बहुत ही नाम बनाया इस समय में। अब ये जो राजपूत शब्द है ये आया है शब्द राजपुत्र से, मतलब कि रूलर का बेटा, रूलर का सन ऑफ अ रूलर, इससे आया है।
8 और 14 सेंचुरीज के दौरान में यहां पर ये जो शब्द राजपूत शब्द है, इसका ये मतलब, यहां पर इसका मतलब होता है भले ही सन ऑफ अ रूलर, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा के बेटा को राजपूत बोला जाता था, नहीं। जितने भी यहां पर आर्मीज होती थी, जो रूलर्स की आर्मी होती थी, उसमें जो सोल्जर होते थे, सैनिक होते थे, जो अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, या फिर कोई सेनापति है, कमांडर है आर्मी का, ये सब होते थे राजपूत। सब लोगों को राजपूत बोला जाता था, सब लोग राजपूत होते थे। और ये एक तरीके से ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, मतलब एक तरीके से जो लोग वार में पार्टिसिपेट करते थे, सोल्जर का रोल अदा करते थे, उनको ये टाइटल मिला हुआ था, वो उन्होंने ये टाइटल क्लेम किया था। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर यही चीज बोल रहा है जो मैं कह रहा हूं कि द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि यहां पर यह शब्द राजपूत शब्द सिर्फ रूलर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जितने भी सोल्जर होते थे, जितने भी कमांडर होते थे जो कि आर्मी में शामिल होते थे, सबके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। अब यहां पर जो राजपूत होते थे, आज भी होते हैं, तो उनके साथ एक तरीके से उनके नेचर में, बिहेवियर में एक चीज जोड़ा जाता था कि भाई ये जो राजपूत होते हैं, इनमें बहुत ही वैल्योर होता है, इनमें बहुत ही हाई सेंस ऑफ, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होता है। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि राजपूतों के बारे में बताई जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर ये क्वालिटीज बहुत तरीके के जो पोएट्स थे, बहुत तरीके के जो बार्ड थे, इनके द्वारा जो कहानियां बताई गई हैं, पोएम्स लिखे गए हैं, उनमें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहां पर ग्रुप्स थे जो कि इस समय में बहुत ही पावरफुल हुए, जैसे कि यहां पर मराठा बहुत ही पावरफुल हुए, सिख हुए, जाट हुए, अहोम हुए, इसके साथ ही जो कायस्थ थे ये भी बहुत ही पावरफुल हुए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये ग्रुप्स भी पावरफुल हुए, इन्होंने अपना फॉर्चून बनाया, अपने लिए नाम बनाया और अपने आप को बहुत ही पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है कि थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। मतलब यहां पर क्या हुआ कि इस समय में इंडिया के बहुत बड़े इलाके पर से जंगल को साफ किए गए, जंगल को साफ करके वहां पर खेती करना शुरू कर दिया गया। तो बहुत बड़ा इलाका, जैसे कि यूपी को अगर आप आज देखें, बिहार को देखें, उसका बहुत बड़ा इलाका पहले के जमाने में जंगल हुआ करता था। मतलब इस पीरियड के दौरान पिछले 1000 सालों में, 1500 सालों में क्या हुआ है, जंगलों को वहां से साफ कर दिया गया है, जंगल क्लियर कर दिए गए हैं और वहां पर खेती होने लगी है। यह पूरा इलाका पहले जंगल से घिरा हुआ था, जंगल से भरा हुआ था। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो कि जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में रह करके अपना जीवन यापन किया करते थे, जब इस प्रकार की चीजें होने लगी, उनका जो हैबिटेट था उसमें चेंज होने लगा, तो उनको यह इलाका छोड़ करके जाना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। अब हैबिटेट क्या होता है, मतलब यहां पर दिया गया है, हैबिटेट रेफर्स टू द एनवायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। मतलब कि एक इलाके का एनवायरमेंट और साथ ही वहां पर रहने वाले लोगों का सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को डिनोट करता है हैबिटेट टर्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे, जो जंगलों में रहा करते थे, वो सबको यहां से छोड़ करके जाना पड़ा। इसके साथ ही यहां पर जो बहुत सारे लोग थे वो खेती करने लगे, खेती करते करते वो किसान बन गए। तो इस तरीके से बहुत बड़ा एक किसानों का समूह जो था वो यहां पर आ गया। ठीक है, और ये जो किसानों का समूह धीरे धीरे क्या हुआ, रीजनल मार्केट बने, उनसे प्रभावित हुआ। यहां पर जो पावरफुल चिफ्टन्स आए उनसे प्रभावित हुआ, प्रीस्ट मोनास्ट्रीज, ये इन सब से प्रभावित हुआ, टेंपल से प्रभावित हुआ। और इस तरीके से ये सभी लोग एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट बन गए। मतलब यहां पर क्या हुआ, मतलब यहां पर ये लोग एक तरीके से किसी राजा के शासन के अंडर आ गए, इन लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। एक तरीके से जो लोकल रूलर होते थे उनको टैक्सेस, गुड्स, सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे और बहुत तरीके से नए चेंजेस आ गए।
मतलब कि पहले के जमाने में इस इलाके में लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट था, और इस इलाके में क्या हुआ, यहां पर आपको लोगों के लाइफ स्टाइल में पूरी तरीके से चेंज आ गए। यहां पर क्या हुआ, लोग खेती करने लगे, किसानी करने लगे, इसके साथ ही टैक्सेस देने लगे, यहां पर सरकार आ गया, यहां पर एक तरीके से लोग जो थे वो किसी सेना में शामिल होकर के लड़ने लगे, लोगों से लड़ने लगे, शामिल होने लगे, ये सब चीजें होने लगी। इसके साथ ही यहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस किसानों के बीच में भी आने लगे, लोगों के रहने वाले जो यहां लोग रहते थे उनके बीच में आने लगे। इससे क्या हुआ, कुछ लोग जो थे जिनको कि प्रोडक्टिव लैंड मिल गया, ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड मिल गया, वो एक तरीके से थोड़े अमीर हो गए क्योंकि उनका जमीन ज्यादा खेती कर सकता है, वो क्या करने लगे, ज्यादा पावरफुल हो गए। इसी के अलावा कुछ लोग जो थे उन्होंने कैटल्स को पालना शुरू कर दिया अपना काम चलाने के लिए, क्योंकि उनका जमीन जो था उतना अच्छा नहीं था, उतने उपजाऊ नहीं था, इस वजह से। इसके अलावा कुछ लोग जाकर के आर्टिसनल वर्क करने लगे, जैसे कि कुछ बढ़ई का काम हो गया या फिर लोहे का काम करना, इस प्रकार के काम करने लगे, आर्टिसन का काम करने लगे, और साथ में वो समय समय पर एग्रीकल्चर करने का भी काम करते थे। अब यहां पर क्या हुआ, जब इस प्रकार के चेंजेस आए, इस प्रकार के लोगों ने काम उठाना शुरू कर दिया और इस प्रकार से लोग अलग अलग टास्क को करने लगे, तो यहां पर धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारी जातियां आ गई, बहुत सारे जाति बन गए, बहुत सारे सब कास्ट बन गए। ठीक है, अब यहां पर ये जो जातियां बनी, ये जो सब कास्ट बने, इनका रैंकिंग आ गया। रैंकिंग आ गया किस आधार पर, उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, कि वो कैसा काम करते हैं, वो कहां से आए हैं, इस तरीके की चीजों के आधार पर। अब ये जो रैंक थे, ये ऐसा नहीं था कि हर जगह पर सेम रैंक चल रहा है कि ये पावरफुल है, ये कमजोर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसा नहीं था। जिस इलाके में जो पावरफुल था उसका उतना दबदबा उस इलाके में था, जो जाति का, जो कास्ट का पावरफुल जहां था, जहां पर वो पावरफुल थे वहां पर उनका दबदबा था, कहीं दूसरे इलाके में उनका दबदबा नहीं था तो वो रैंक में नीचे आते थे। इस प्रकार की चीजें चल रही थी। अब यहां पर जातियों के साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी, वो ये थे कि वो अपना रूल खुद से बनाते थे, कि भाई एक जाति के सभी लोग एक जगह पर जमा हुए, उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता था कि वो कैसे अपने जाति में समाज चलाएंगे, कैसे उनका शादी का फंक्शन होगा, कैसे उनका उठना बैठना होगा, क्या एक्टिविटी होगी, कैसे होगी, उनके अपने द्वारा रूल ये बनाया जाता था। इसके साथ ही जितने भी मेंबर्स होते थे उन सबको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता था। इसके साथ ही यहां पर एक जाति पंचायत होती थी, जो कि एक प्रकार की असेंबली होती थी, जो इस प्रकार के रेगुलेशन को लागू करवाने का काम करती थी। अगर कोई यहां पर इसको फॉलो नहीं करता था तो उसको एक प्रकार से सजा भी दी जाती थी। अब यहां पर देखिए, जो जाति होती थी उसका अपना तो रूल्स एंड रेगुलेशन होता था, लेकिन सभी जातियों को गांव का भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता था। समझ गए? तो उन अपने गांव का भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे, और बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक चीफ्टन वहां पर रूल करता था, तो उसका भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता था, उसको भी फॉलो करते थे। और कई सारे चीफ्टन्स मिलकर के एक पूरे राज्य, एक पूरे सरकार का निर्माण करते थे। जैसे कि मान लो, जैसे हम लोग सुनते हैं कि भाई कहीं का कोई राजा, जैसे कि हम लोग मान ले कि कोई रूलर है, मुगल रूलर, मुगल रूलर है, ठीक है भाई। अब मुगल रूलर जो है वो रूल कर रहा है पूरे इंडिया के ऊपर। उसके अलावा अंदर हमें पता है कि बहुत सारे लोकल रूलर होते थे, तो मुगल रूलर के अंदर क्या हो गए, लोकल रूलर हो गए। लोकल रूलर के अंदर क्या होगा, ये रूलर अपने इलाके में रूल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर कौन आ जाएगा, चीफ्टन आ जाएगा। ये चीफ्टन आ गया, ये कई सारे गांवों को मिला करके रूल कर रहा है। अब हर एक गांव में इसके अंदर क्या हो गए, विलेजेस आ गए, ठीक है। तो यहां पर विलेजेस आ गए, उसके अंदर जातियां आ गई। इस प्रकार से यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलता था इस समय में इंडिया के इलाके में, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर हमारे सामने क्या है टॉपिक, रीजन एंड एम्पायर। कहता है कि लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोल्स एंड तुगलक और मुगल्स। चोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, तुगलकों के बारे में थर्ड चैप्टर में, और मुगल्स के बारे में चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे स्टेट्स बने, बड़े बड़े स्टेट बने, ये एक प्रकार से बहुत ही पावरफुल हुए। इतने पावरफुल हुए कि एक खास इलाके से बाहर निकल करके कई सारे इलाकों पर इनका कंट्रोल हुआ।
अब ये चीज हम लोग क्यों कह रहे हैं? ये चीज इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम यहां पर इंडिया को देखोगे, जब इंडिया मेडिवल पीरियड में था, उस समय में हर एक इलाके में अपने अपने कल्चर्स डेवलप हो चुके थे। 700 के समय से ही यहां पर इंडिया के अलग अलग इलाके में, 700 एडी के समय से ही अलग अलग इलाके में अलग अलग कल्चर्स आ चुके थे, लैंग्वेजेस आ चुकी थी, लोगों के जीने का तरीका आ चुका था। तो लोकल जो रूल होता था, रूलर होता था, वो अपने इलाके पर रूल करता था, ठीक है। लेकिन ये जो रूलर्स आए, इन रूलर्स ने अपने इलाके से बाहर निकल करके बहुत बड़े इलाके पर अपना विस्तार किया, कई सारे अलग अलग कल्चर इलाकों को अपने में मिलाया और उन सब पर इन्होंने रूल किया। जैसे यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है जिसमें कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बालबन की बात की जा रही है कि वो बहुत बड़े इलाके का रूलर था जो कि बंगाल से शुरू होकर के अफगान तक जाता था और साथ में पूरे साउथ इंडिया में उसमें शामिल था। उस समय में बंगाल को गौड़ कहा जाता था, बंगाल रीजन को, और इसके साथ ही यहां पर आपको जो अफगानिस्तान है उसको गजनी कहा जाता था, गजन, समझ गए? वहां पर एक इलाका है गजनी, उसको वहां पर डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब इलाकों का ये रूलर था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है कि अलग अलग इलाकों के जो लोग हैं, जैसे कि गौड़ हो गए, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी इलाकों के जो आर्मीज थी, वहां के रूलर्स थे, गयासुद्दीन बालबान के आर्मी के आने के साथ ही भाग जाते थे या उनसे आने पर हार जाते थे। तो यहां पर इस प्रकार की चीजें यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो क्या यह सही है? नहीं। बात यहां पर यह है कि इस प्रकार के बहुत सारे क्लेम हमें हिस्ट्री में मिलते हैं, जहां पर जो रूलर्स होते हैं वो एक प्रकार से क्लेम करते हैं कि हम बहुत ही पावरफुल हैं, हम एक तरीके से महाराजा धीराज हैं, बहुत पावरफुल हैं, तीनों लोकों के पति हैं, इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या यह सही था? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारा हिस्टोरियंस का मानना है कि बहुत सारा यहां पर एक्सेग्रेशन किया गया है, छोटी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा करके इस प्रकार से दिखाया जाता था। अब यहां पर यही चीज हिस्टोरियन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों था, जो रूलर्स थे वो अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश क्यों करते थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है, लैंग्वेजेस एंड रीजन्स, यानी कि यहां पर क्या है, अलग अलग इलाकों में लैंग्वेजेस की बात की गई है। यहां पर अमीर खुसरो ने 1318 में इस बात को कहा था। क्या कहा कि भाई हर एक इलाके में अलग अलग लैंग्वेज है, सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री यानी कि जो साउथ कर्नाटक है उस इलाके को कह रहा है, तिलांगनी है आंध्र प्रदेश में, गुजरी है गुजरात का, गुजराती को गुजरी, मावरी है तमिलनाडु में, गौरी है बंगाल में, बंगाली भाषा को गौरी कहा गया, अवधी है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हिंदवी है दिल्ली के आसपास के इलाके में। तो हर इलाके में क्या है, अलग अलग रीजन्स हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके साथ ही आमिर खुसरो ने कहा कि संस्कृत जो है वो किसी खास रीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि सभी इलाकों में पढ़ा जाता है, जाना जाता है, लेकिन संस्कृत को आम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। संस्कृत को एक प्रकार से पुराना लैंग्वेज माना जाता है जिसको कि सिर्फ ब्राह्मण्स वगैरह समझते हैं, जो कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको समझने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यही चीज कहता है जो मैंने कहा कि 700 आते आते तक, 700 हर्षवर्धन का पीरियड आते आते तक क्या हुआ था, इंडिया में बहुत सारे इलाकों में अलग अलग डायमेंशंस आ चुके थे, अपने लैंग्वेज आ चुके थे, अपने अपने कल्चर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो चुके थे, जो कि चैप्टर 7 में आप डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में ये अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज के साथ जुड़े हुए थे। मतलब कि कर्नाटक का एक खास रूलिंग फैमिली हो गया था, तमिलनाडु का एक रूलिंग फैमिली हो गया था, अवध रीजन का एक रूलिंग फैमिली पावरफुल ग्रुप हो चुका था, इस प्रकार की चीजें। इसके अलावा ये सारे स्टेट जो थे ये आपस में हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते थे, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। और इसके साथ ही ये जो डायनेस्टीज थी, जैसे कि कुछ इसमें से ऐसी डायनेस्टीज थी जैसे कि चोल हो गया, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये सब एक तरीके से इस क्षेत्र वाले कंटेक्स्ट से बाहर निकलने पाए। जैसे मुगल जब आए दिल्ली में, तो दिल्ली से बाहर निकल करके बहुत बड़े इलाके पर कंट्रोल स्थापित कर लिया जहां का लैंग्वेज कल्चर सब अलग था। चोल साम्राज्य जब आया तो चोलों ने क्या किया, एक प्रकार से अलग अलग इलाके पर कंट्रोल कर लिया जो उनके कल्चर से डिफरेंट था। इसी प्रकार से खलजी डायनेस्टी आई तो उसने भी यही किया। तो ये सब एक प्रकार से ऐसे यहां पर इंडिया में
आपको डायनेस्टी हुए जो कि अपने कल्चर सेंटर से बाहर निकल करके ये दूसरे इलाकों पर भी अपना स्थापित करने पाए कंट्रोल। ठीक है, अब सभी इंपायर इस तरीके से नहीं करने पाए, और साथ में जो ये बने भी वो सारे स्टेबल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कोई यहां पर डायनेस्टी बन गई खलजी डायनेस्टी तो वो 1000 सालों तक चली, ऐसा भी नहीं था। समझ गए? इनके बारे में जब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आएगी। आगे यहां पर बात है कि देखो, मुगल इंपायर जो था वो बहुत ही पावरफुल था, इंडिया के बहुत बड़े इलाके पर कंट्रोल उसने स्थापित करके रखा हुआ था। लेकिन जब मुगल इंपायर का डिक्लाइन हुआ उसके बाद बहुत सारे रीजनल स्टेट्स आ गए, और इसके बाद यहां पर क्या हुआ, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों का रूल हो गया। जैसे मुगल इंपायर जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद आपको मैसूर में रूलर आ गए अलग, हैदराबाद में अलग रूलर आ गए, बंगाल में नवाब आ गए, तो अलग अलग इलाकों में, अवध में आ गए, सभी इलाकों में अलग अलग रूलर्स आ गए। ठीक है, आगे कहता है कि अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द regions were left with the legacies of big and small state had ruled over them, but this was apparent in the emergence of many distinct and shared tradition in the realm of governance, the management of the economy, elite culture and languages throughout the 1000 year between 700 and 1750 the character of different regions did not grow in isolation। मेन मुद्दा क्या है, हमने समझ लिया कि सभी लोग एक प्रकार से अलग अलग कल्चर में थे। तमिलनाडु का रूलर जो था, तमिलनाडु के लोग थे, उनका कल्चर अलग था, उनका बिहेवियर अलग था। आंध्र प्रदेश का अलग था, कर्नाटक का अलग था, दिल्ली का अलग था, अवध का अलग था, बंगाल का अलग था, सबका अलग था। लेकिन यहां पर इतने सारे इंपायर आ चुके थे जिन्होंने एक इलाके से निकल करके ज्यादा इलाके पर रूल किया था, उसकी वजह से जो अलग अलग कल्चर थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थे एक दूसरे से, उन सब में भी सिमिलैरिटीज थी और एक दूसरे से प्रभावित होकर के वो ग्रो कर रहे थे, वो एक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। अब यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब यहां पर इस पीरियड के दौरान में रिलीजन्स के मामले में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। अब यहां पर देखिए, रिलीजन को जब हम जनरली बात करते हैं तो वो एक तरीके से हम लोग आज के जमाने में बात करते हैं कि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल मैटर है कि भाई मैं किस धर्म को मानता हूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये आज के जमाने में हमारा इस प्रकार से बिलीफ होता है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो आज के पहले के जमाने में, मेडिवल पीरियड में, जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय जो रिलीजन होता था वो एक कलेक्टिव चीज होती थी। समझ गए? मतलब कि पूरा समाज एक साथ एक ही चीज में बिलीव करता था, एक ही चीज को मानता था, और वो जो रिलीजन होता था वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कारण होता था। मतलब धर्म एक तरीके से इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ होता था और सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ होता था। तो यहां पर एक तरीके से बात यह है कि जैसे जैसे लोगों के रिलीजियस बिलीफ में चेंज आया वैसे वैसे सोसाइटी में चेंज आया, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आया वैसे वैसे लोगों के रिलीजियस बिलीफ में भी चेंज आया। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में भी इस पीरियड के दौरान बहुत सारे चेंजेस आए थे। बहुत सारे नए भगवानों की यहां पर पूजा होने लगी थी। बहुत सारे बड़े स्तर पर जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने टेम्पल्स बहुत बड़े बनवाने शुरू कर दिए थे। इसके साथ ही जो ब्राह्मण होते थे उनका भी महत्व इस पीरियड के दौरान काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और वो सोसाइटी में एक डोमिनेंट ग्रुप बन चुके थे, क्योंकि एक तरीके से ब्राह्मण्स को उनके जो रूलर होते थे उनका भी सपोर्ट प्राप्त था, और वो रिलीजन्स को अच्छी तरीके से समझते थे, जानते थे। इसकी वजह से यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसिडर्ड कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स। पैटर्न मतलब कि एक प्रकार से एक ताकतवर आदमी, एक अमीर आदमी अगर दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट दिखाता है तो वो उसका पैटर्न हो गया। जैसे कोई राजा अगर किसी ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहा है, उसको मान रहा है, तो वो राजा उसका ब्राह्मण का पैटर्न हो गया। समझ गए? तो यहां पर क्या होता था, यहां पर ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू हो गई, और यहां पर उनको सपोर्ट राजा क्यों दे रहे थे? पहला तो रीजन भाई रिलीजन था कि भाई रिलीजन को ये ब्राह्मण जानते थे तो इस वजह से। दूसरा ये था कि उनको प्रेस्टीज चाहिए था। कोई व्यक्ति मान लीजिए नया नया राजा बना, वो चाहता है कि पूरा समाज उसको स्वीकार कर ले, तो वो क्या करता था, वो जाकर के ब्राह्मण को स्वीकार कर लेता था, उसको सपोर्ट देने लगता था, और उसकी वजह से जो उस धर्म को मानने वाले लोग थे, उसके सपोर्टर्स थे, वो राजा को एज अ रूलर स्वीकार कर लेते थे। अब यहां पर इस पीरियड के दौरान हिंदुइज्म के अलावा और भी चीजों में चेंजेस आए, दूसरे रिलीजन में भी आए, लेकिन हिंदुइज्म में एक और चीज चेंज आया, वो ये था कि भक्ति की अब यहां पर बात होने लगी, भक्ति मूवमेंट आ गया। यानी पहले जो रिलीजन होता था, हिंदुइज्म
होता था उसमें बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर्मकांड की बात होती थी, लेकिन इस पीरियड के दौरान यहां पर हिंदुइज्म में भक्ति भी आ गई, यानी कि जो भगवान है उससे प्रेम की बात होने लगी कि मैं जो हूं मैं भगवान से प्रेम करता हूं करती हूं, ये मेरा पर्सनल एक लव, जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को लव करती है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका को लव करता है, उसी प्रकार से भगवान से एक प्रेम की बात होने लगी। और यहां पर किसी भी प्रकार के कर्म कांड पूजा पाठ पद्धति को सबको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बात हो रही थी। यह भी चीज बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। ये चैप्टर 6 में इसकी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अब इस समय में इंडिया में बहुत सारे नए रिलीजन्स भी आए, जैसे कि यहां पर इस्लाम आया, इसके अलावा यहां पर क्रिश्चियनिटी भी आई, और भी रिलीजन्स आए। तो यहां पर कहता है this was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchant and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. यानी अगर हम लोग बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम धर्म जो था वो इंडिया में 7th सेंचुरी में आ चुका था, क्योंकि यहां पर ट्रेडर्स आते जाते रहते थे। तो कुछ ट्रेडर्स इंडिया में आ चुके थे, उन्होंने होली कुरान के टीचिंग्स को यहां पर लोगों को सिखा दी थी, बता दी थी। ठीक है, अब यहां पर जो कुरान है उसके हिसाब से जो फॉलोअर्स हैं कुरान के, यानी जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो एक सिर्फ वन गॉड में बिलीव करते हैं जो कि अल्लाह है। इसके साथ ही वो एक तरीके से बात करते हैं कि जो इस्लाम है वो सभी लोगों में बराबर की भावना रखता है, साथ में जितने जितने लोग हैं जो कि अल्लाह को मानते हैं उन सबको वो प्रेम करता है। इस प्रकार की बातें यहां पर सिखाई जाती हैं, या फिर यहां पर इसमें फोकस में रखा जाता है। इसके साथ ही बात है कि जिस प्रकार से बहुत सारे रूलर्स ब्राह्मणों को सपोर्ट देते थे, उनके पैटर्न होते थे, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे रूलर आए जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, इस्लाम को पैटर्न एक तरीके से वो करने लगे। और उसके साथ ही इस्लाम से जुड़े हुए जो उलेमा होते थे, जिनको कि एक प्रकार से आप ब्राह्मण से कंपेयर कर सकते हैं, यानी जो ज्यूरिस्ट और थियोलॉजियंस होते थे, उनको ये सपोर्ट देने लगे। जिस प्रकार से हिंदुइज्म में अलग अलग सेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग आध्यात्म करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग जो हैं हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम में भी अलग अलग प्रकार के लोग आ गए जिन्होंने इस्लाम को अलग अलग तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहां पर आपको जो सबसे पॉपुलर चीज देखने को मिलेगी वो होगी शिया और साथ में सुन्नी, यानी दो ग्रुप, मेन ग्रुप्स हैं जिसमें कि आपको मुस्लिम जो हैं वो बटे हुए हैं। दो तरीके से इस्लाम को लोग मानते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे कि अहमदिया होते हैं और भी होते हैं जो कि इस्लाम धर्म को अलग अलग रूप में मानते हैं, अलग अलग तरीके से मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बात है कि सिया और सुन्नी का मतलब क्या होता है, यह भी आपको समझाया गया है। जैसे सिया मुस्लिम की बात करें तो सिया मुस्लिम्स का यह मानना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके जो सन इन लॉ थे अली, वो उनके एक तरीके से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर हैं, मतलब कि उनको लीडर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो सुन्नी मुस्लिम थे वो ऐसा मानते थे कि जो अर्ली लीडर्स थे, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो लीडर्स आए, जो खलीफा बने, वो लीडर हैं, वो एक तरीके से लीडर रहेंगे पूरे कम्युनिटी के, पूरे मुस्लिम्स को वो गाइड करेंगे, वो उनको लीड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और भी तरीके से आपको अलग अलग सेक्ट हैं जो कि अलग अलग बातों को बिलीव करते हैं, मानते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, यानी कि अब एक तरीके से समरी हम लोग देखते हैं, कुछ दूसरी पॉइंट्स पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहां पर बात यह है कि हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री की बात करते हैं, समय को देखते हैं, तो सिर्फ उसमें घंटे, डेट वगैरह की बात नहीं होती है। वहां पर बात होता है कि भाई समय के साथ सोसाइटी में क्या चेंजेस आया, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आया, और लोगों के जो बिलीफ थे, आइडियाज थे, साथ ही जो सोसाइटी में बिहेवियर था उसमें क्या चेंजेस आया। समझ गए? तो इस प्रकार से जो हिस्ट्री होती है उसमें हम लोग टाइम के साथ इवेंट्स को जोड़ते हैं और साथ में टाइम के साथ चेंजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो 19th सेंचुरी में जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्ट्री को लिखना शुरू किया। इंडिया के हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने सबसे पहले डिवाइड किया 3 पार्ट में, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। मतलब क्या, मतलब कि इंडिया में एक समय ऐसा था जहां पर इंडिया के सारे रूलर्स हिंदू हुआ करते थे, एक समय ऐसा आया जहां पर रूलर्स मुस्लिम होते थे, और एक समय ऐसा आ गया जब इंडिया पर क्रिश्चियंस यानी कि ब्रिटिशर्स का रूल होता था। ठीक है, तो 3 पीरियड्स में यहां पर उन्होंने डिवाइड किया, ये हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पीरियड में। किस आधार पर?
हिस्ट्री को डिवाइड किया तीन पीरियड में रूलर्स के धर्म के आधार पर, कि जो रूलर्स हैं वो किस रिलीजन को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक तरीके से बात करें तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसका कारण यह है कि जब हम लोग इस प्रकार से हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो उस समय में जो सोसाइटी में और डिफरेंट चीजें थी उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जिस पीरियड को हम लोग मुस्लिम पीरियड बोल दे रहे हैं, क्या उस पीरियड में इंडिया में हिंदू नहीं रहते थे? क्या उस पीरियड में मुस्लिम जो रहते थे वो सिर्फ अपने धर्म के नाम पर रहते थे, उनका और भी लाइफ में कुछ नहीं था? रूलर जो होते थे क्या वो धर्म को लेकर चल रहे थे? क्या वो और कोई दूसरे काम नहीं कर रहे थे डेवलपमेंट का, या फिर सोसाइटी में और कोई काम नहीं हो रहा था? इन चीजों को यहां पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब हम इस प्रकार से क्लासिफिकेशन को मानते हैं या फिर फॉलो करते हैं। समझ गए? मतलब कि जो यहां पर हमारा ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट बार बार शब्द आ रहा है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि इंडिया और उसके आसपास के देशों को मिला करके सब कॉन्टिनेंट बात हो रही है, कि यहां जो रिच डाइवर्सिटी है, सोसाइटी है, कल्चर है, यहां लोगों के जीने का तरीका है, इन सब को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर सब चीज तो ठीक है, लेकिन यह क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, और क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? देखिए, यहां पर हिस्ट्री को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको आसानी से स्टडी करने के लिए, हम लोग अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग पीरियड में क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले साल जो हिस्ट्री पढ़ी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। एंशिएंट इंडिया मतलब क्या? मतलब कि यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के यहां पर 750 एडी तक हमारा जो पीरियड है, उस दौरान जो इवेंट हुए या फिर उस दौरान जो लोगों का लाइफ स्टाइल था वो एक जैसा था। तो हमने क्या किया, पूरे पीरियड को एक कैटेगरी बना दिया जिसको हमने एंशिएंट इंडिया बोल दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया ताकि हम आसानी से समझ सके कि भाई देखो 750 से पहले का जो समय है वो क्या है? एंशिएंट है। मतलब हमको समझ में आ गया कि इससे पहले का जो समय है वहां पर जो इवेंट हो रहे हैं, वहां पर जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ है, वो सब एक जैसा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर 750 से लेकर के 1750 जो कि यहां पर हम लोग क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिवल पीरियड बोलते हैं। अब यहां पर इस पूरे पीरियड को हमने एक ग्रुप में बांट दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरे पीरियड के दौरान जो लाइफ स्टाइल था वो लगभग एक जैसा था। ठीक है, अब ये भी एक तरीके से जो यहां पर मैं बात कह रहा हूं ये तो लग रहा है कि बहुत सही बात हो रही है, लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। तो यहां पर कहता है कि फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे, मतलब हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश वाला बात हो रहा है कि कुछ हिस्टोरियंस है जो कि इस क्लासिफिकेशन को मानते हैं, लेकिन आज के समय में ज्यादा जो हिस्टोरियंस हैं, ज्यादातर हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो सोसाइटी के इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड करने की बात करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी चीजों पर फोकस की जाती है कि लोग जीवन कैसे जीते थे, उनके जीने का तरीका क्या था, वो क्या काम करते थे, रिलीजन वो कैसे बिलीव करते थे, रिलीजियस बिलीफ में क्या होते थे, इस प्रकार की चीजें। जैसे यहां पर कहता है कि द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज। पिछले साल आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ा, शहरों गांवों में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ा, शुरुआत के जो एम्पायर थे, किंगडम थे, उनके बारे में पढ़ा। और इस साल आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक काल को पढ़ने वाले हैं जिसको कि मेडिवल कहा जाता है। समय आपको पता है कि 750 से 1750 एडी तक। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर इस पीरियड में आपको फोकस क्या करना है? यहां पर एक तरीके से रीजनल इंपायर कैसे बने, आपको इसके साथ ही इंपीरियल स्टेट कैसे बने, साथ ही यहां पर हिंदुइज्म और इस्लाम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडिया में कैसे वो स्थापित हुए, इसके साथ ही यहां पर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कैसे आई, इन सब चीजों को हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें, हमने क्या किया, हमने 750 से लेकर 1750 तक पूरे पीरियड को मेडिवल पीरियड बोल दिया। लेकिन क्या पूरे पीरियड को मेडिवल पीरियड यानी कि एक ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो 1000 साल बीते हैं, इस 1000 साल में इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। अगर हम लोग इंडिया के 16th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, तो उस समय इंडिया बहुत ही अलग था इंडिया के 7th और 8th सेंचुरी से। मतलब कि 770 एडी,
800 एडी में जो चीजें हो रही थी, लोगों के जीने का तरीका था, वो 1770 या फिर 1880 के पीरियड से बहुत ही डिफरेंट था। समझ गए? तो इसलिए पूरे पीरियड को एक यूनिट में डालना यानी कि मेडिवल कहना यह बिल्कुल सही नहीं है। मतलब हम लोग यूज तो कर रहे हैं, हर जगह होता है, लेकिन यह एक तरीके से सही नहीं है। अब यहां पर मेडिवल शब्द का मतलब क्या होता है? हम लोग हिस्ट्री को कह रहे हैं कि यह पीरियड मेडिवल पीरियड है, इसका मतलब क्या होता है? मेडिवल पीरियड कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस पीरियड में हम लोग मॉडर्निटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब कि मॉडर्न प्रिंसिपल, आइडियाज, लाइफ स्टाइल हम लोग नहीं अपना रहे हैं। तो भाई मॉडर्न प्रिंसिपल क्या होता है, मॉडर्न आइडियाज क्या होते हैं? तो मॉडर्न प्रिंसिपल का कहने का मतलब यहां पर यह है कि लोगों का मेटेरियल प्रोग्रेस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। जिस पीरियड में होगा उस पीरियड को हम लोग मॉडर्न पीरियड बोलेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जब हम लोग 750 से 1750 एडी को मेडिवल पीरियड बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे सोसाइटी में मटेरियल प्रोग्रेस नहीं था, हमारे सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट नहीं था। आंसर होगा नो। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग इस पीरियड की को देखते हैं, मेडिवल पीरियड को, तो इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। यहां के लोग सबसे अमीर होते थे, सबसे खुशहाल होते थे। दुनिया के दूसरे देश जैसे यूरोप वगैरह देश में लोग भुखमरी से मरते थे, यहां पर उस प्रकार की बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। समझ गए? तो यहां पर बात है कि ऐसा तो इंडिया में था नहीं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज को लेकर के चलते हैं, इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे कहता है कि ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यहां पर वही बात फोकस करता है कि देखो इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, इंडिया में कई सारे इलाकों की सोसाइटीज जो थी वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, और वो सोसाइटी इतनी डेवलप कर चुकी थी, इतनी अमीर हो चुकी थी, प्रोस्पेरस हो चुकी थी कि यूरोप से जो व्यापारी होते थे वो यहां पर इंटरेस्ट शो करते थे, वो यहां पर अट्रैक्टेड होते थे, वो यहां पर आना चाहते थे ताकि वो यहां पर पैसा कमा सके। समझ गए? यहां से वो अमीर हो सके, इस प्रकार की चीजें। समझ गए? कहता है कि वेन एवर यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विथ द व्हाट यू रीड लास्ट ईयर, लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर एवर यू कैन, एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज चेंज्ड एंड और रिमेन द सेम। मतलब एक प्रकार से आपके लिए टास्क है कि आप क्या करिए, इस किताब को जब पढ़िएगा, इस किताब को पढ़ने के साथ साथ आप लोग क्लास 6 के किताब को भी पढ़िएगा और कंपेयर कीजिएगा कि क्लास 6 में हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में क्या चेंजेस आए, लोगों के जीने का तरीका क्या बदला, लोगों के समाज जो थे उसमें क्या चेंज आया, रूलर्स में क्या चेंज आया, इस प्रकार की चीजों को आप यहां पर अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप दोनों बुक्स को, दोनों किताबों को, दोनों क्लासेस को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है, यहां पर है चैप्टर का एक्सरसाइज, ये खुद से आप देख लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।